अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन के ऊपर आज हमारा ये पहला लेक्चर है। इससे पहले हमने सिर्फ मैक्सवेल इक्वेशन का एक शॉर्ट सा वो रिव्यू लिया था। ठीक है, इसमें हम मैक्सवेल इक्वेशन की वो बेसिक एक दो चीजें देखेंगे। रेडिएशन मैकेनिज्म क्या चीज होती है और रेडिएशन पैटर्न क्या होता है। ठीक है, रेडिएशन पैटर्न की बेस पे हम आइसोट्रोपिक, डायरेक्शनल और ओमी डायरेक्शनल एंटीना किस किस को कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे। एंड पे जाके आपको सारा इस तरह से मतलब मेन चीज यहां तक हम पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है असल में। इससे पहले इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर बना चुका हूं, तो अभी मैं सिर्फ काम की 2 इक्वेशन डिस्कस करता हूं। कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू बी डॉट। बी डॉट का मतलब क्या है? बी का डेरिवेटिव। ठीक है, कर्ल ऑफ E इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड तब पैदा होती है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इसी तरह कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J प्लस डी डॉट। मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा होती है? जब इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रेट ऑफ चेंज। डी डॉट क्या है? करंट डेंसिटी का डेरिवेटिव है। तो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रेट ऑफ चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेट ऑफ चेंज होता है, यानी कि वो जब चेंज होती है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होती है। ठीक है, अब देखें साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री के फर्क पे होते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं EM वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये जो है ना ट्रांसवर्स है नेचर में, मतलब एक फर्ज करें इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स एक्सिस में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में जा रही होगी। इस तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर वाई एक्सिस में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में जा रही होगी। ठीक है, दोनों मिलके हो सकता है जी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, लेकिन हर दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के फर्क पे हो। रेडिएशन मैकेनिज्म, एक छोटी सी एग्जांपल दीजिए यहाँ पे ना। ये देखिए, एक पानी के अंदर जैसे ही मैं बॉल फेंकता हूँ तो उसके अंदर क्या होता है? वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, जो वेव्स क्या है जनरेट होती हैं, थोड़ी देर बाद आस्ता आस्ता डाई डाउन होती है, खत्म हो जाती है ना। अब देखिए, अगर मुझे उन वेव्स को कंटिन्यूसली करना है, कंटिन्यूसली रेडिएट रखना है, तो मैं बॉल को बार बार उठा के बार बार फेंकता रहूंगा, बार बार उठा के बार बार फेंकता रहूंगा। तो मतलब ये कि जैसे हम रेडिएशन के लिए हमें कंटिन्यूस पावर की एक नॉर्मली, वैसे ना एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, तो कंटिन्यूस पावर चाहिए होती है अगर हम कांस्टेंट वेव जनरेट करना चाहते हैं। नीचे करंट डेंसिटी का फार्मूला लिखा हुआ है, J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी क्या होती है? I ओवर A। ठीक है, अगर एरिया 1 हो तो करंट डेंसिटी और करंट दोनों आपस में इक्वल होंगे, J इज इक्वल टू I के इक्वल होगा। इसी तरह देखें, I इज इक्वल टू रो L इंटू VZ। रो L होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो करंट है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी को उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी को उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें करंट मिल जाती है। ठीक है, करंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर z में है तो v ऑफ z, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। ठीक है, L ये लिखा हुआ है, करंट डेंसिटी है, तो L का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, I इज इक्वल टू रो L इंटू VZ। अगर दोनों साइडों से L को मल्टीप्लाई करते हैं, जब L को मल्टीप्लाई कर दिया तो रो और L मिलके रो L क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, और जब इसको L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज Q बन जाएगा। तो Li हमारे पास निकलेगा Q इंटू Z। ठीक है, यहाँ पे मैं असल में आपको एक रिलेशनशिप प्रूव कराना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का, जो इलेक्ट्रिकल EM फील्ड पैदा होती है उसका एक्सेलरेशन के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो Li इज इक्वल टू Q इंटू VZ आ गया। अब डेरिवेटिव ले लें इसका, दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लिया तो L कांस्टेंट है, di बाय dt आ जाएगा, Q कांस्टेंट है, dv बाय dt आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, आज देखिए L di बाय dt क्या है? E इज इक्वल टू L di बाय dt है ना। E इज इक्वल टू L di, E इज इक्वल टू क्या बनेगा? Q इंटू A ऑफ Z। इसका मतलब यह है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के।
इलेक्ट्रिकल ईएम वेव जब जब आपका एक्सेलरेशन होता है तब ईएम वेव्स पैदा होती है। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो कोई ईएम वेव पैदा नहीं। अच्छा देखिए एक और चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसमें भी कोई ईएमएफ वेव पैदा नहीं होगी, ठीक है, कोई ईएम वेव पैदा नहीं होगी। दो एग्जांपल्स है, एक रिफ्लेक्शन वाला, एक तार है जहां से ना चार्जेस एंड पे सिर्फ रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं। अब देखिए यहां से लेकर एंड से थोड़ा सा पहले से लेकर यहां से एंड स्टार्ट से थोड़ा सा पहले तक यहाँ पे हमारी लीनियर वेलोसिटी है। जहां लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी की वजह से इसके अंदर कोई ईएम वेव पैदा नहीं। देखिए एंड्स के ऊपर पार्टिकुलर आपस में टकराते हैं तो यहाँ वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। जब एंड के ऊपर रिफ्लेक्शन की वजह से वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है तो एंड के ऊपर क्या होगा, हमारे ईएम वेव पैदा होंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से एंड्स के ऊपर हमारे ईएम वेव पैदा होंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे एंटीना मुड़ता है जहां से, ठीक है, यहाँ पे चार्ज बाकी लीनियर आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे मोड़ रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन पैदा होती है। तो ईएमएफ वेव पैदा होगी बिकॉज ऑफ ट्रंकेशन, क्योंकि यहाँ पे ट्रंकेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ से इधर से जैसे ट्रंकेट कर रहा है तो इसी तरह यहाँ पे भी इस कोने पे भी ट्रंकेशन की वजह से, ट्रंकेशन लिखा हो, ट्रंकेशन की वजह से इसमें ईएम वेव पैदा हो। इसी तरह का सर्कल में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ईएम वेव पैदा हो, ठीक है। जब लीनियर वेलोसिटी होगी तब कोई ईएम वेव पैदा नहीं हो। आगे रेडिएशन पैटर्न देखते हैं। रेडिएशन पैटर्न क्या चीज है, ठीक है। देखिए रेडिएशन पैटर्न है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएशन एज ए फंक्शन ऑफ डायरेक्शन। हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं रेडिएशन को एज ए फंक्शन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिहाज से। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें किसी भी एंटीना को अगर टेस्ट करना है तो हम उसको टेस्ट एंटीना का नाम दे देते हैं। तो उसके साथ किसी और दूसरे एंटीना को घुमाना होता है। देखो ना, अगर इसको हमने इसका कोई पैटर्न शैटर्न या जो कुछ भी बनाना है तो उसके लिए इसका क्या करेंगे, इसके साथ आगे पीछे टेस्ट एंटीना को घुमाएंगे। जब एक टेस्ट एंटीना घुमाएंगे तो उसको हम कहते हैं प्रोब एंटीना। जब जो प्रोब एंटीना होगा उसका हमें रेडिएशन पैटर्न पहले पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि इसको हम 360 डिग्री 360 डिग्री पे बनाएंगे ताकि हम क्या करें, टेस्ट एंटीना का रेडिएशन पैटर्न चेक कर सकें, ठीक है। और दूसरा प्रोब एंटीना ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा टेस्ट एंटीना के रेडिएशन पैटर्न को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। और देखिए एक प्रोब एंटीना लिया, एक टेस्ट एंटीना लिया, तो टेस्ट एंटीना के हमको रिजल्ट चेक करते हैं कि फर्स्ट करें टेस्ट एंटीना एक ऐसा एंटीना है कि जो कि हर साइडों पे तीनों 360 डिग्री में सारे तरफ बराबर की दे रहा है रेडिएशन। सारी तरफ अगर बराबर की रेडिएशन दे रहा है तो हम उसको कहते हैं आइसोट्रोपिक एंटीना। मतलब इसको 360 घुमाते रहे ना तो हर तरफ इसने रेडिएशन दी, ठीक है, हर तरफ रेडिएशन दी तो उसको 360 डिग्री एंटीना मतलब आइसोट्रोपिक एंटीना कहते हैं। तो आइसोट्रोपिक एंटीना एक फंडामेंटल एंटीना है, सारे एनालिसिस इसकी मदद से किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए एक ऐसा एंटीना मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल नहीं है जो ये छोटा सा एंटीना बनाया जो चारों साइडों पे बराबर की रेडिएशन दे रहा, ठीक है। प्रैक्टिकली कैनॉट बी मैन्युफैक्चर, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा चीज अचीव करना वो पॉसिबल नहीं है, बट आइडियली वी कैन से। इसके बाद है डायरेक्शनल एंटीना। मतलब देखिए अगर इस टेस्ट एंटीना के साथ प्रोब एंटीना घुमाया जाए तो सिर्फ इस साइड के ऊपर हमें कुछ दे, यहाँ पे ईएम वेव दे, स्पेसिफिक साइड पे ज्यादा दे, इधर थोड़ी थोड़ी दे, इधर बिल्कुल ना दे, तो इसका मतलब है किसी एक साइड पे दे रहा है। तो जब एक साइड पे दे रहा है तो उसको हम डायरेक्शनल कहते हैं। मतलब ऐसा जो आइसोट्रोपिक नहीं होता, मतलब सारों साइडों पे नहीं दे रहा होता लेकिन कुछ साइडों पे, मतलब इस साइड पे दे रहा है, थोड़ा सा इधर दे रहा है, तो उसको डायरेक्शनल एंटीना सिर्फ स्पेसिफिक डायरेक्शन में देता है। जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में देता है तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसकी एक मैक्सिमम बनती है लूप,
जो मैक्सिमम लूप बनता है उसको मेजर लूप कहते हैं। इसी तरह जो उससे छोटे वाला लोब होता है उसको हम साइड लोब या माइनर लोब कहते हैं। जो पीछे वाली साइड पे होता है उसको हम बैक लोब कहते हैं। ठीक है, जो डायरेक्शनल एंटीना उसके मैक्सिमम एक मेजर लोब हो सकता है या दो हो सकते हैं, एक या दो से ज्यादा नहीं। जैसे देखिए ये एक मेजर लोब है, एक साइड पे, दूसरा दूसरी साइड पे, तो इसमें वन या एक या दो मेजर लोब होते हैं। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पे 60 डिग्री के ऊपर जाके जीरो हो रहा है, फिर अगले वाला जीरो यहाँ पे। अगर आप इस सारे को एक सर्कल समझे ना यहाँ पे, तो देखिए पहले वाला यहाँ पे ये ऊपर वाले को 0 डिग्री मान लें तो 0 से 60 डिग्री के ऊपर जाके जीरो हो रहा है, फिर उसके बाद 120 के ऊपर जीरो हो रहा है, फिर आगे 180 के ऊपर जाके ये नेगेटिव वाली साइड पे जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर इसको यहाँ से शुरू करें तो 60 फिर 120, मतलब इस तरह इसका डीबी प्लॉट बनाया जा सकता है, जो हम आगे चल के डिटेल से बनाएंगे इसको ना। तो डायरेक्शनल एंटीना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमें क्या करता है, आपको ईएम वेव देता है। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना देखें, जैसे हम किसी एक ऐसा एंटीना जो एक साइड पे देता है लेकिन दूसरी साइड पे बिल्कुल नहीं देता। जैसे देखिए एक डोनट को काट देते हैं तो हमारा क्या होता है, एक वन डायरेक्शन में बिल्कुल नो डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शनल इन वन प्लेन एंड डायरेक्शनल इन परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, ऐसा एंटीना जो एक डायरेक्शन में नॉन डायरेक्शनल होता है जबकि दूसरे उसके परपेंडिकुलर जो होता है वो उसमें डायरेक्शनल होता है। ठीक है, एक को काट दें डोनट को तो उसकी एक साइड औसत के हिसाब से अगर देखें तो एक साइड पे वो डायरेक्शनल है, दूसरी साइड पे नहीं है। इसका जैसे डाइपोल एंटीना है वो ओमी डायरेक्शनल है, सिर्फ एक साइड पे देता है, उसके 90 डिग्री पे कुछ भी नहीं देता। इस तरह डाइपोल एंटीना भी एक हमारा डायरेक्शनल है, ओमी डायरेक्शनल एंटीना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तो मजीद डाटा चेक करने के लिए आप हमारी ना प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई, उसमें आपको डाटा मिलेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।